Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 4.1. In this lecture we talk about some disease cycle and the infection process. So students, जो हमारा ये वाला लेक्चर है 4.1, इसके अंदर हम पैथोजेंसिस या फिर इसको हम डिजीज साइकिल इन्फेक्शन प्रोसेस कह देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एक पैथोजेंसिस में एक डिजीज साइकिल्स किस तरह एक पैथोजन है, एक हमारा जो बायोटिक एजेंट है, किस तरह वो ग्रोथ करता है और कौन से इवेंट्स या कौन से साइकिल के थ्रू वो अपनी ग्रोथ करता है, उसके बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये लेक्चर कहीं ना कहीं आपका बेसिक्स क्लियर करता है, स्पेशली जब हम पैथोजेंसिस की थोड़ी आगे आने वाले कोर्सेज, जिस तरह हम डिजीज़ वगैरह पढ़ते हैं, स्पेशली डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स, डिजीज़ ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, डिजीज़ ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, जब इस तरह के हम पैथोलॉजी के ये वाले जब कोर्सेज पढ़ते हैं तब उन कोर्सेज के लिए जो ये वाला आज वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये लेक्चर है कहीं ना कहीं उनके लिए उन कोकुलर सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं बेस बना रहा है। क्योंकि उन चैप्टर्स के अंदर हम अक्सर ये पैथोजेंसिस पढ़ते हैं, जब हम डिजीज़ वगैरह पढ़ते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं पैथोजेंसिस की बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन अक्सर कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ पाती। इसलिए जो ये वाला लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, we talk about its introduction. And what is the introduction? So, in any infection disease, a series or more less distinct events occur in a succession which leads to the development of a disease. This chain of event is called pathogenesis or the disease cycle. यानी कि हर इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर एक कुछ इवेंट्स परफॉर्म होते हैं जो कि एक रेगुलर सक्सेशन में होते हैं, जो कि किस में लीड करते हैं, डेट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़। यानी कि जो इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, यानी कि जो पॉइंट्स परफॉर्म होते हैं जिसके थ्रू एक डिजीज़ डेवलपमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जिस साइकिल के थ्रू, जिस स्टेज के थ्रू एक डिजीज़ टोटली डेवलप होती है, टोटली अपने किस तरह एक डिजीज़, एक किस तरह एक पैथोजन अपने होस्ट को डैमेज करता है और कौन से स्टेजेस के थ्रू वो होके जाता है, वो सारा कुछ हम किसके अंदर पढ़ते हैं? पैथोजेनेसिस के अंदर पढ़ते हैं या फिर डिजीज साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। सो नाउ वी स्टडी द प्राइमरी इवेंट्स इन द डिजीज साइकिल. Basically there are the 7 primary events in the disease cycle. The first one is inoculation. इनोकुलेशन का मतलब होता है इनोकुलम, यानी कि कॉन्टैक्ट में आना, जो हमारा इनोकुलम होता है। अब ये इनोकुलम और इनोकुलेशन के बारे में आगे बात करेंगे। इनोकुलम क्या और इनोकुलेशन क्या है। एक बार इनोकुलेशन का मतलब होता है कि पैथोजन का सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आना, वो वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं? इनोकुलेशन कहते हैं। वो जो पार्ट हमारा पैथोजन का कॉन्टैक्ट में आता है उसको हम क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं। और उस इनोकुलम का हमारे होस्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनोकुलेशन कहते हैं। सो इट इज़ अ फर्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पैथोजन है, जैसे ये हमारा होस्ट का ये सरफेस है, ये जो सबसे पहले जो पैथोजन का जो पार्ट लैंड करता है उसको हम क्या कहते हैं? इनोकुलेशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो इवेंट परफॉर्म होता है डेट इज पेनिट्रेशन। देखो इनोकुलम हो चुका है, अब वो जो हमारा जो प्रोपिकल है वो अंदर जाके क्या होता है? पेनिट्रेट करता है यानी कि जो हमारे पैथोजन को अंदर से जितने भी उसके जो पार्ट्स को यूज़ करने के लिए उसको डीपली तो जाना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट हमारे जो 95% जो हमारे पैथोजन्स है, 95 to 97% जो हमारे पैथोजन्स है, दीज आर पेनिट्रेट डीपली इन द प्लांट पार्ट्स। जबकि कुछ जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, ये एक थोड़ा एक्सेप्शन केस है, ये ज़्यादा तक सरफेस के ऊपर ही पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी पैथोजन्स है उसमें से मैक्सिमम यही चांस होता है कि हमारे जो पैथोजन है डीपली पेनिट्रेट, अंदर जाके डीपली उसको पेनिट्रेट करके उसको क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं। सो इट इज़ द सेकंड फेज। नाउ वी ग्रो द थर्ड स्टेज डेट इज इस्टेब्लिशमेंट। देखो पेनिट्रेट कर चुका है, और वो धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, अपनी ग्रो इस्टेब्लिश करता है, यानी कि उसको रिकग्नाइज करके धीरे धीरे अपना मतलब इस्टेब्लिश करके धीरे धीरे उसकी होस्ट को बॉडी को यूज़ करेगा। यानी कि इस्टेब्लिश फेज में क्या होता है कि जो हमारा पैथोजन है होस्ट बॉडी को यूज़ करना शुरू कर देगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फेज। नाउ वी गोइंग टू द फोर्थ फेज डेट इज अ कॉलोनाइजेशन, जिसको हम अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि इतने से पार्ट को में ही वो अपना ग्रोथ करेगा, लेकिन जब वो कॉलोनाइजेशन करता है तो धीरे धीरे जो उसका सर्कल है धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि जैसे जो नेक्स्ट स्टेज आती है डेट इज फिफ्थ स्टेज, ग्रोथ स्टेज। देखो ग्रोथ स्टेज होने से पहले कॉलोनाइजेशन स्टेज में वो टोटली होस्ट को खत्म कर चुका होता है, होस्ट की जितनी भी सेलुलर बॉडी उसको जो चाहिए होती थी वो सारी ले चुका होता है। अब उसको बस यही काम होता है कि अपनी ग्रोथ को करना, बस अपनी ग्रोथ करके जो उसके इन्फेक्शन को और आगे बढ़ाकर टोटली उस पूरे पार्ट को डैमेज कर देता है। सो ग्रोथ में अपनी रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जो अपना नंबर है, पैथोजन अपने नंबर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 4, इस तरह अपने नंबर को बढ़ाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है डेट इज डेसिमिनेशन। डेसिमिनेशन का मतलब होता है मूवमेंट करना। अब हमारा जो पैथोजन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, क्योंकि देखो उसने होस्ट को टोटली डैमेज कर चुका है। अब वो उस होस्ट से मूव करके एक नए होस्ट को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो उसने यंग वंस या जो उसने रिप्रोडक्शन करके जो नए स्पोर्स या जो पैथोजन जो प्रोड्यूस करे हैं, अब उनको भी एक नए होस्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो क्या करता है, डेसिमिनेट करता है, मूव करता है। Now we're going to the next and the final stage, and it is the one of the most important stage, क्योंकि यही स्टेज डिसाइड करता है कि हमारा पैथोजन कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो बायोटिक फैक्टर है वो अपने आप पे कितना स्ट्रॉन्ग है। वो क्या डिसाइड करता है, दिस पॉइंट, दैट इज सर्वाइवल। सो सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन इन द एब्सेंस ऑफ द होस्ट, or that is it is due to the overwintering and by the oversummering of the pathogen। सो देखो सर्वाइवल में क्या होता है कि पैथोजन को होस्ट नहीं मिलता। जब उसको होस्ट नहीं मिलेगा फिर वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि अब देखो उसको होस्ट नहीं मिलेगा तो उसको मतलब अपनी सेलुलर बॉडी को वो टोटली नहीं बना पाएगा, अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। सो उस फेस में अपने आप को सर्वाइवल करने के पैथोजन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इस फेस में पैथोजन को एक ऑप्टिमम जो इसको इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। अगर जो पैथोजन उस बिना ऑप्टिमम इन्वायरमेंट भी रह लेते हैं वो क्या कहते हैं, उनका सर्वाइवल होता है। इस तरह वो क्या करते हैं, सर्वाइवल कर जाते हैं। इसलिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। जो पैथोजन इजीली सर्वाइव कर पाता है वो उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा स्पेशल कर रहा हूँ। जब भी हम थोड़ा मैनेजिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जो डिजीज़ मैनेजिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारे जो 80 to 85% जो मैनेजिंग स्ट्रेटजी होती है वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट 5 इवेंट्स में होते हैं, क्योंकि जो 6th और 7th इवेंट को थोड़ा कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। देखो डेसिमिनेशन को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि जो डेसिमिनेशन आता है वो एयर की हेल्प से होती है, इंसेक्ट्स की हेल्प से होती है। इसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ज़्यादातर हमारे जो मैनेजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट 5 इवेंट से ही बेस होती है। स्पेशली जो स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स, जो फर्स्ट वाले 3 इवेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारा मैनेजिंग प्रैक्टिसेस है वो इन्हीं फर्स्ट 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द इनोकुलेशन। सबसे पहले हम इनोकुलेशन के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इनोकुलम एंड देन वी टॉक अबाउट द इनोकुलेशन। सो इनोकुलम, the infective pathogen propagal coming in contact with the host constitute, that is the inoculum। यानी कि हमारे पैथोजन का वो पार्ट जो हमारे होस्ट बॉडी से कांटेक्ट में आएगा उसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। ये पैथोजन का कोई भी पार्ट हो सकता है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, इवन वो खुद पैथोजन की पूरी ओवरऑल बॉडी भी हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि पैथोजन टू पैथोजन। अगर हमारा जो बायोटिक फैक्टर है वो अगर यूनिसेलुलर है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फाइटोप्लाज्म, तब तो पूरी ओवरऑल बॉडी इनोकुलम की तरह एक्ट करेगी। लेकिन अगर हमारा जो बायोटिक फैक्टर जो हमारा पैथोजन है वो एक फंजाई है, दैट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तब उसकी जो इन्फेक्शन मटेरियल होगा वो उसका कोई छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, वो स्पोर भी हो सकता है, वो माइसीलियम भी हो सकता है, इवन एक हाइफी भी हो सकता है। सो इट्स डिपेंड ऑन द पैथोजन कि उसका क्या इनोकुलम होगा। सो नेक्स्ट दैट इज इनोकुलेशन। इनोकुलेशन इज द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ अ पैथोजन विद द साइट ऑफ अ प्लांट वेयर इन्फेक्शन इज पॉसिबल। सो इनोकुलेशन क्या होता है, कॉन्टैक्ट करना, यानी कि पैथोजन किस तरह कॉन्टैक्ट में आएगा प्लांट की साइट के साथ, उसको क्या कहते हैं, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन कुछ नहीं है, इनोकुलम का यानी कि हमारे जो इन्फेक्शन पार्ट का प्लांट के साइट में कॉन्टैक्ट आने को क्या कहते हैं, इनोकुलेशन कहते हैं। यानी कि जैसे ही जो हमारा इनोकुलम है जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा पैथोजन के हमारे होस्ट में, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनोकुलेशन कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट इनोकुलम और इनोकुलेशन को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। इनोकुलेशन का मतलब होता है इनोकुलम का कॉन्टैक्ट में आना, यानी कि हमारा इन्फेक्शन प्रोपेगल का कॉन्टैक्ट में आना, ठीक है। ये एक इनोकुलम एक हमारा पार्ट होता है और इनोकुलेशन हमारी एक एक्टिविटी है। सो ये डिफरेंस को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आगे आके बहुत ज़्यादा काम करेगी। क्योंकि अक्सर हम जब पैथोजन वाले जब पैथोलॉजी के जब पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स के बारे में जब पढ़ेंगे, सो अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी तक कन्फ्यूज़ होते हैं इनोकुलम इनोकुलेशन, क्योंकि इसको सेम समझ लेते हैं। हालांकि दोनों सेम चीज़ें नहीं है। इनोकुलम इनोकुलेशन भी डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे डिपेंडेबल है लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। That's the next point. To talk about next point, that is in fungi the inoculum may be include the spore, sclerotia or the fragment of the mycelium. Sclerotia, that is the compact mass of the mycelium। देखो फंजाई एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको क्या कहा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसकी ओवरऑल बॉडी नहीं एक्ट करेगी इनोकुलम के लिए। यहाँ पे उसका क्या इनोकुलम तरह एक्ट करेगी, उसके स्पोर्स एक्ट करेंगे, उसके स्क्लेरोटी एक्ट करेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स एक्ट करेंगे। जबकि जो हमारे बैक्टीरिया हैं, फाइटोप्लाज्म है, प्रोटोजोआ, वायरसेस है, विरोइड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनकी ओवरऑल बॉडी एज ए इनोकुलम की तरह एक्ट करेगी, बिकॉज दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और वेदर इज अ फंजाई इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो वो मल्टी सेलुलर है तो उसके पास बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, सो इसलिए अपना कोई छोटा सा पार्ट ऐसा एक्ट कर
कर सकता है, लेकिन जो है ही खुद एक यूनिसेलुलर वो कैसे एक्ट करेगा, उसको कैसा वो अपना अलग पार्ट बना सकता है, इसीलिए उसकी ओवरऑल बॉडी ही एक्ट करेगी एज अ इनोकुलम। सो ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किसके अंदर क्या इनोकुलम एक्ट करेगी, कौन सा पार्ट इनोकुलम करता है, ये भी काफ़ी हमें एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर अक्सर एग्जाम के अंदर ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन। सो अब हम एक पढ़ेंगे आगे एक डिजीज़ साइकिल के बारे में। मैं डिजीज़ साइकिल एक थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और ये डायग्राम कहीं ना कहीं पूरे लेक्चर का जैसे कह सकते हैं एक गो थ्रू हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आपको अगर आपका एग्ज़ाम वगैरह अगर आप ओवरऑल टॉपिक नहीं समझ सकते, पूरा टॉपिक एक बार नहीं पढ़ पाते, तो अगर आप जस्ट एक डायग्राम को अगर देख लो तो ये आपको पूरा ये टॉपिक का टोटली रिकैप हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से स्पेशली अपनी नोटबुक में ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट होती है दैट इज इनोकुलेशन, द फर्स्ट इवेंट दैट इज परफॉर्म इन द डिजीज साइकिल और वेदर वी से इट इज अ पैथोजेनेसिस, दैट इज अ इनोकुलेशन। सो व्हाट इज इनोकुलेशन? दैट इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ द पैथोजन टू एट द सरफेस ऑफ द प्लांट। सो ये हमारा फर्स्ट इवेंट होता है। इनोकुलेशन का मतलब होता है कॉन्टैक्ट में आना। उसके बाद हमारा पैथोजन क्या करता है? डीपली पेनिट्रेट करता है। सो एक मैं थोड़ा तो आपको थोड़ा ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। इनोकुलम का मतलब क्या होता है? जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये आपको दिखा रहा है, ये क्या इनोकुलम है, एक छोटा सा पार्ट है। मैंने थोड़ी फंजाई की बात कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी फंजाई की एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। थोड़ा ये आपको दिख रहा है, ये सर्कल सी जो बॉडी दिख रही है, ये एक स्पोर है। सो स्पोर जैसे लैंड किया, सो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इनोकुलेशन कहेंगे। अब ये स्पोर अंदर जाएगा होस्ट की बॉडी के अंदर, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पेनिट्रेशन करेंगे। तीसरी जो हमारी प्रोसेस आती है डेट इज इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा प्रोपेगल है, अब ये अंदरली धीरे 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 आगे बढ़ेगा, धीरे 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 उसको अपने होस्ट को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। इन्फेक्शन के बाद फिर क्या होता है? इन्वेजन होती है, कॉलोनाइजेशन होती है, फिर उसके बाद क्या होती है? पैथोजन की रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपना नंबर बढ़ाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। एक बार जब रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसके बाद जो टोटली बॉडी को डैमेज कर देता है। अब वो दूसरी बॉडी, नई बॉडी देखने के लिए क्या करता है? डिस्पोजल करता है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट वो किसी की हेल्प से भी हो सकता है, वो एक इंसेक्ट की हेल्प से भी हो सकती है, वो एक इन किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे हमारे एयर की हेल्प से भी हो सकती है, वाटर की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से हो सकती है। डिस्पर्सल के बाद फिर क्या करता है? हमारा पैथोजन सर्वाइव करता है, क्योंकि जब एक डिस्पर्सल फेज तक आता है तब तक मतलब जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो एक पैथोजन को चाहिए होती है टोटल फॉर इस एस्टैब्लिशमेंट, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो टेम्परेचर की रेंज एक पैथोजन को चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं इस फेज़ में आकर थोड़ी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अब उसको थोड़ा सर्वाइव करना ज़रूरी होता है। वो सर्वाइव समर, जैसे अगर विंटर सीजन का है तो वो समर में सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, अगर वो समर का है तो वो विंटर सीजन में हाइबरनेट कर जाएगा या फिर वो सर्वाइव कर देगा। सो इट इज़ द होल प्रोसेस। और एक सर्कल है, ये नहीं है कि ये सर्वाइवल के बाद खत्म हो जाता है, फिर ये साइकिल दोबारा से फिर से स्टार्ट हो, यानी कि ये सर्कल है जो कि चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। सो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, डेट इज नोइंग हाउ अ पर्टिकुलर पैथोजन गो थ्रू द डिजीज साइकिल इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपिंग मैनेजिंग स्ट्रेटजी। जब भी हम कोई मैनेजिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह एक डिजीज साइकिल चलता है। जितने भी हम मैनेजिंग प्रैक्टिसेस करते, जब भी हम कोई फंजीसाइड वगैरह पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम यही पढ़ते हैं कि वो हमारा जो पर्टिकुलर जो फंगीसाइड जो एग्रोकेमिकल है वो हमारे पैथोजेनेसिस के कौन से इवेंट को मतलब इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिजीज साइकिल इस तरह बढ़ता है। सो अब हम नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, डेट इज़ अ प्री पेनिट्रेशन। सो नेक्स्ट वी पॉइंट डिस्कस, डेट इज़ अ प्री पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन एक्टिविटीज़ ऑफ अ पैथोजन ऑन द होस्ट सरफेस, यानी कि पैथोजन के पेनिट्रेशन करने से पहले जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो ईजिली पेनिट्रेट करने, प्लांट को पेनिट्रेट करने से पहले कुछ उसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा तभी वो पेनिट्रेट कर पाएगा। क्योंकि देखो अगर वो उसके पास वो चीज़ें है ही नहीं है, प्री पेनिट्रेशन एक्टिविटी अगर प्रॉपर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, सो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा जो इन्फेक्शन प्रोसेस है, डिजीज साइकिल है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो हम एग्रोकेमिकल जो यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी फेज को वो टैकल करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल करने की मतलब वो कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये वाला अगर पॉइंट ईजिली कंट्रोल हो गया, क्योंकि ये सबसे ईजिली कंट्रोलेबल पार्ट है हमारे पूरे डिजीज साइकिल का, क्योंकि सबसे वीक पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा पैथोजन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद जो पैथोजन है तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनना शुरू होता है। इसलिए हम इस फेज़ के द्वारा एक पूरे डिजीज साइकिल ईजिली रोक सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेज। So, almost all the fungi, bacteria, parasitic higher plants must be first attached to the host surface. सबसे पहले क्या करते हैं जो हमारे फंजाई हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइटिक हायर प्लांट्स हैं, सबसे पहले अपने आप को अटैच करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट के सबसे वो इनोकुलेशन करते हैं। इनोकुलेशन के बाद देयर अटैचमेंट टेक प्लेस थ्रू देयर एडेसिव मटेरियल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड्स
glycoproteins, lipids, fibril material, which when motion becomes sticky and help the pathogen to adhere the plant. सो अटैचमेंट के बाद जो पैथोजन के पास कुछ एडेसिव मटेरियल्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, ज़्यादातर हमारे वाटर के इनसॉल्युबल्स पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो लिपिड्स भी हो सकते हैं. ये क्या करते हैं, स्टिकी होते हैं, काफ़ी थोड़े गमी लाइक होते हैं, जो कि एक पैथोजन को फिक्स होने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए थोड़ा हेल्प करते हैं. और आल्सो फॉर द हेल्प इन द इनोकुलेशन. देखो इनोकुलेशन में ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होती हैं. अगर हमारा पैथोजन फंजाई है तो उसके वजह चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी, उसके खुद के वजह से अवेलेबल होगी, तो उसको किसी भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. क्योंकि जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उसको होस्ट से नहीं मिलती, उसके लिए वो अपनी खुद की ही बॉडी पे डिपेंड होना पड़ता है. और एक पैथोजन के पास ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर हमारा पैथोजन हमारा जैसे फाइटोप्लाज्मा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट इट इज, इफ़ द पैथोजन सच एज फाइटोप्लाज्मा, Festus, bacteria, protozoa and most viruses are placed directly in the cell by their vectors. लेकिन अगर हमारा पैथोजन फाइटोप्लाज्म है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, वायरसेस है, तब उनको कांटेक्ट में आने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है. और वो वेक्टर का काम क्या होता है, इन चीज़ों को प्रोवाइड कराना, जो हम सेकंड पॉइंट में पढ़ चुके हैं. यानी कि जो हमारा वेक्टर होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोवाइड कराता है, लिपिड्स, फिब्रिल मटेरियल्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये चीज़ें उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता है, जो कि उसको अडहर के लिए, तो उसकी रेप्लिकेशन के लिए उसको ईजिली होता है. देखो कुछ पैथोजन डायरेक्टली पेनिट्रेट कर पाते हैं और कईयों को दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है. और वो ज़्यादातर जो डिपेंडेबल होने वाले जो हमारे पैथोजन्स हैं, दीज आर द मोस्टली यूनिसेलुलर पैथोजन्स. नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हमने प्री पेनिट्रेशन पढ़ चुके हैं. अब हम प्री पेनिट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट परफॉर्म होता है, दैट इज पेनिट्रेशन. सो प्लांट पेनिट्रेट द pathogens penetrate the plant surface by the direct penetration of the cell wall और द नेचुरल ओपनिंग्स एंड थ्रू द वाउंड्स. जो हमारे जो पैथोजन्स है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकते हैं सेल वेल के थ्रू, जाके थ्रू, या फिर वो नेचुरल ओपनिंग, जैसे इसको हम नेचुरल ओपनिंग बेस्ट एग्जांपल जैसे स्टोमेटा के थ्रू भी क्या कर सकते, जा सकते हैं. जो स्टोमेटा है, ज़्यादातर हमारे पैथोजन्स स्टोमेटा के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि एक नेचुरल ओपनिंग होती है जो कि जिसके थ्रू हमारे प्लांट या रेस्पायर करते हैं. सो वाउंड्स भी होते हैं, वाउंड्स में जो कट वगैरह लग जाते हैं. सो बेसिकली जो हमारी जो पेनिट्रेशन होती है, टू टाइप्स की होती है. वन इज डायरेक्ट पेनिट्रेशन एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन. डायरेक्ट पेनिट्रेशन हमारी सेल वाल्स के थ्रू या फिर स्टोमेटा के थ्रू होती है, या फिर कोई नेचुरल ओपनिंग के थ्रू होती है. जबकि जो हमारी इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन होती है, इट इज़ विद थ्रू द वाउंड्स. यानी कि जो वाउंड्स वगैरह क्रिएट हो, यानी कि जो हमारे प्लांट्स में जो कट वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, उस कट के थ्रू जब क्योंकि कट से क्या होता है, एक ओपनिंग बन जाती है. हालांकि जो एक ओपनिंग होती है नेचुरल ओपनिंग नहीं होती, ये हमारे द्वारा क्रिएट होती है, या फिर ये मैन मेड कह सकते हो, या फिर आप वैसे कोई फैक्टर के कारण क्रिएट हो सकती है. सो इस फैक्टर्स के थ्रू जब कोई पैथोजन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन. Well, now we're going to the next point, that is the infection or the invasion. So infection is the process by which pathogen establish contact with susceptible cells or the tissue of the host and obtain nutrient from the टिश्यू. सो इन्फेक्शन में क्या होता है कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पैथोजन है अपने आप को इस्टेब्लिश करता है सेल्स के अंदर और उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है हमारे पैथोजन के अंदर. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, डेट इज इन्वेजन. इन्वेजन के अंदर क्या होता है, इन्वेजन ऑफ द प्लांट टिश्यू बाय द पैथोजन एंड द ग्रोथ आर द रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन आर द टू कॉन्करेंट स्टेजेस ऑफ द डिजीज साइकिल. सो देखो इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारा प्लांट अब पेनिट्रेट कर चुके हैं. जैसे मैं लीफ बनाई है, सो लीफ के अंदर क्या होता है कि जो पेनिट्रेशन में थोड़ा सा पेनिट्रेट करेगा, लेकिन इन्फेक्शन में थोड़ा सा पार्ट वो इफेक्ट करेगा. लेकिन जब इन्वेजन फेज आता है तो टोटली काफ़ी बड़े पार्ट को इन्फेक्ट कर चुका होता है. सो इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, एकदम से अपने अटैक को बढ़ा चुका होता है और काफ़ी प्लांट के बहुत बड़े पार्ट को वो इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज growth and the reproduction of the plant pathogen. After the infection, the pathogen grow, multiply or within the plant tissue or invade and colonize the plant to the less more extent. सो इन्फेक्शन के बाद प्लांट क्या पैथोजन क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है. ग्रो करने के बाद धीरे धीरे अपनी मल्टीप्लिसिटी करता है, यानी अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है, इन्वाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से, यानी कि जो हम रिप्रोडक्शन होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं इसी फेज के अंदर होती है. ठीक है, यानी कि अपने नंबर को बढ़ाते हैं. सो बेसिकली द प्लांट पैथोजन रिप्रोड्यूस इन द वैराइटीज ऑफ वे. जो हमारे प्लांट पैथोजन है वो काफ़ी तरीक़ों से
रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मेनली द फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ द स्पोर, जो हमारे फंगस होते हैं दैट इज जो कि रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से करती हैं, स्पोर की हेल्प के साथ कर सकते हैं। वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकती है। इवन द पैरासाइटिक हायर प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, जो हमारे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कस्कूटा हो गया और बेंची हो गया, स्ट्रीगा हो गया, दीज आर द पैरासाइटिक प्लांट्स। ये क्या करते हैं, सीड्स की हेल्प से अपनी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ करते हैं। और जबकि हमारे जो बैक्टीरिया फाइटोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस बाय फीजन्स एंड फीजन्स इन विच वन मैच्योर इंडिविजुअल स्लिप्ड इनटू टू इक्वल एंड द स्मॉल इंडिविजुअल्स। जो हमारे बैक्टीरिया फाइटोप्लाज्मा उनके अंदर ज़्यादातर हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्यूज़न होती है। इसके अलावा फ्यूज़न के अलावा जैसे वो फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, बडिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी जो एक एसेक्सुअल का ही पार्ट है। उसके बाद जैसे वायरस है, विरोइड्स है, दीज आर द रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। सो अगर देखा जाए कि जैसे हमारा जो फंजाई है वो एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो ज़्यादातर हमारे जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वही ज़्यादातर हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में होती है, यानी कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होगी तभी जो फेस होता है। अगर इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं फेवरेबल है तो मतलब इतना इजीली रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, रिप्रोडक्शन मतलब हो नहीं पाती। सो फंगस के अंदर ही आपको ज़्यादातर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगी, जैसे वो काफ़ी कॉन्टैक्ट में ऐसे कंजक्शन प्रोसेस भी होती है। जबकि हमारे जो पैरासाइटिक उनमें सीड्स के थ्रू होती है, जबकि बैक्टीरिया फाइटोप्लाज्मा है, क्योंकि ये दीज आर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर 90 टू लेके 95% जो रिप्रोडक्शन होती है वो ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के अंदर मिलती है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फ्यूजन भी हो सकती है, बडिंग भी हो सकती है। और ये ज़्यादातर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पैथोजन अपनी ग्रोथ ज़्यादा ईजिली कर पाता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको थोड़ा पैथोजन को थोड़ा टाइम लगता है एज कंपेरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना मतलब मल्टीप्लिसिटी काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जो वायरस विरोइड्स है ये तो करते इनफैक्ट अपने वायरस अपने रेप्लिकेशन के लिए ही करते हैं, यानी कि अपने जेनेटिकल मटेरियल को रेप्लिकेशन करने के ही लिए करते हैं। इसलिए वायरस विरोइड तो टोटली डिपेंड ही करते हैं होस्ट के ऊपर, ये तो बिना होस्ट के कर ही नहीं सकते अपनी रिप्रोडक्शन, क्योंकि दी ज़्यादा मीजोबायोटिक एजेंट, और मीजोबायोटिक एजेंट तो आपको पता ही है क्योंकि ये क्या करते हैं, दी ज़्यादा 100% डिपेंडेबल ऑन द होस्ट। सो दिस इज़ अवर द लेक्चर नंबर 4.1। हालांकि हमने इस लेक्चर के अंदर 2 पॉइंट्स हमने नहीं डिस्कशन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको हम लेक्चर नंबर 4.2 के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो के अंदर, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सो वो 2 पार्ट्स हमने जो वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस किए वो है, एक तो हमारा डिसेमिनेशन, एक तो हमने डिसेमिनेशन को इसके अंदर नहीं डिस्कशन किया है, और एक सर्वाइवल को। हाँ जी, सो एक तो हमारा, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, एक डिसेमिनेशन और हमारा सर्वाइवल, ये दोनों पार्ट्स को हम हमारे लेक्चर नंबर 4.2 के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट और काफ़ी थोड़े लेंथी पार्ट है, इसलिए इनको थोड़े नेक्स्ट लेक्चर के हम डिस्कशन करेंगे। सो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। सो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, इस वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और उन्हें ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इस वीडियो का ईजिली बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4.2 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।